हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स को। मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं एक सैंपल पेपर को। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो पेपर होता है क्लास 10th में, वो फिजिक्स का पेपर नहीं होता, वो कंप्लीट पेपर होती है किसकी? साइंस की। ठीक है, किसकी भैया? पूरी साइंस की पेपर होती है, विज्ञान की होती है। और सब्जेक्ट कोड कितना है हमारा? 086। यह हमारा सब्जेक्ट कोड होता है भैया विज्ञान का। लेकिन हम इसमें डिस्कस करने वाले इस सेशन में पर्टिकुलरली हमारे फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस को। मतलब अब यहां से आपको समझ में आ जाने वाला है कि भैया फिजिक्स से किस तरीके के क्वेश्चंस हिट करता है बोर्ड, या फिर ऐसा कह लूं मैं कि ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने वाले हैं कि भैया इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है हमारा बोर्ड का पेपर। तो हमको अगर चाहिए एक मैक्सिमम मार्क्स वाला मार्कशीट, और अगर हमें चाहिए एक इस तरीके की कंडीशन जहां पे हम टॉप रैंक्स को क्रैक कर रहे हो, तो भाई उसके लिए जरूरी है कि हमें हर एक छोटे बड़े पहलू को ध्यान में रखना होगा, ताकि कहीं पर भी कोई मार्क्स कटे नहीं। तो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं इसका सॉल्यूशन भी, एंड मैं डिस्कस करूंगा इसके मार्किंग सिस्टम को भी, कि किस तरीके से आपको यहां पर मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरीके से स्टेप वाइज जो मार्किंग कहते हैं वो किस प्रकार से होती है हमारी बोर्ड में। मतलब बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी तरीके की आपकी समस्याएं होती है ना जनरली, कि भाई कैसे नंबर्स देते होंगे, स्टेप वाइज मार्किंग ये क्या है, क्या हैंड राइटिंग के भी नंबर काटते हैं, कैसे हम डायग्राम्स अच्छे से प्रेजेंट करें, क्या क्या चीजें लिखे कि भैया हमारा अच्छा नंबर है, क्या हो सकता है कि भैया वर्ड लिमिट कितनी होती है, डायग्राम बना दिया तो वर्ड लिमिट काउंट होगी या नहीं होगी। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं। चूंकि आप क्लास 10 मतलब बोर्ड पहली बार दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे सवालों के खूब सारे घर बने हुए हैं। उन सभी चीजों को भैया हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेशन में, एंड आपको एक बहुत ही बेहतर सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब ये सेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, तब कि भाई जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, वो चैप्टर्स के आंसर्स हमको बन रहे हैं, भले वो सैंपल पेपर हो या फिर वो एक्चुअल पेपर भी हो जाए, तो भी हमें वो क्वेश्चंस के आंसर्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं ये सैंपल पेपर को। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं, ये जो हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो हमारी सीबीएसई है, सीबीएसई ने ही जारी किए हैं ये सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो मतलब ये मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है, ये आपके बोर्ड के द्वारा ही दिए गए क्वेश्चंस हैं। अब तो और ट्रस्ट हो जाएगा आपको इसके ऊपर कि भैया मतलब अगर बोर्ड मेंबर्स ने कुछ सोचा है, कुछ क्वेश्चंस आसपास के दे रहे हैं, मतलब फाइनल पेपर में भी वही लोग लगभग होंगे बोर्ड मेंबर्स में, और इसी के आसपास के क्वेश्चंस देंगे। जैसे अपने टीचर को देख के आप समझ जाते हैं ना कि इस तरीके के चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं, है ना। मतलब उनका जोनर जैसे पता चल जाता है कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन पे सर ज्यादा फोकस करते हैं क्लास में, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस देने वाले हैं पेपर में। सेम यहां पे अगर जिन भी टॉपिक के ऊपर ये फोकस करेंगे, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस देने वाले होंगे बोर्ड में। सिंपल सॉर्टेड सी बात। तो ये सेशन भैया बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ना ही स्किप करेंगे, ना ही कुछ भी चेंजेस लाएंगे इसके अंदर। ये पूरा वीडियो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस मैं फ्लैश कर रहा हूं, अगर वो चैप्टर आपने अभी कंप्लीट कर लिया है, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली उसके आंसर्स पहले लिखेंगे, फिर मेरे मॉडल आंसर के साथ में आप मैच करके भी देखेंगे, और फिर अपनी मार्किंग खुद से कीजिएगा कि आपको इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करता हूं मैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एंड बेसिकली मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिखा देता हूं मैं आपको। मतलब जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि वो सेम टू सेम आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो वो अगर हम घर से ही पढ़ करके जाएं, समझ करके जाएं, तो बोर्ड में भाई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बोर्ड में पढ़ेंगे जरूर, हो सकता है वहां कुछ चेंजेस हो तो क्या कर लेंगे भाई, ऐसा थोड़ी फिक्स है यही होना। लेकिन हाँ, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस तरीके के ही क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए जाएंगे। ठीक है ना, आइए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, देन आफ्टर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आपको गिवन होता है भाई टाइम कितना अलाउड है आपके लिए। तो टाइम आपके लिए अलाउड है इस बार 3 आवर्स। ठीक है ना, टाइम है कितना इस बार? 3 आवर्स है। एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने आपको? तो मैक्सिमम मार्क्स है आपके पास में 80 नंबर का आपका पेपर है भाई, और समय कितना दिया गया है? 3 घंटे। ठीक है,
चलिए इसके बाद जरा इसमें कुछ और बातें करें तो भाई उसके पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो आपका सैंपल पेपर है अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वहां पे वो लिखा गया भैया यहाँ पे 70 मार्क्स, आप एक बार जोड़िएगा, पूरा 80 मार्क्स का है, मतलब 20 मार्क्स आपका कितना है, 20 मार्क्स है आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या भाई, तो आपके प्रैक्टिकल कॉपीज, आपकी फेयर कॉपीज, मतलब जो आपकी नोटबुक्स होती हैं वो, इसके अलावा आपके जितने इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, टर्म 1 है, टर्म 2 है, इसके साथ ही साथ जो आपकी पोर्टफोलियो, जो आपने साल भर में कुछ एक्टिविटीज की है उसके आधार पर कुल मिलाकर के 20 नंबर आपके पास हैं जो आपके स्कूल से निर्धारित हैं। ठीक है, 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर है जो कि आपको बोर्ड में जाकर के, मतलब आपका जहां कहीं भी सेंटर पड़ेगा वहां जाकर के आप इस एग्जाम को दे करके आएंगे। तो देखिए भाई इसमें कुल 5 खंड हैं, कितने, 5, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं भैया 39 क्वेश्चंस है, 39 क्वेश्चन है भाई। साथ ही सेकेंड इंस्ट्रक्शन की सभी प्रश्न अनिवार्य है, परंतु कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। छात्रों से इनमें से केवल एक प्रश्न प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है, मतलब आपके पास में कुछ क्वेश्चंस है जिसके अंदर इंटरनल चॉइसेस है, ओवरऑल चॉइस नहीं है भाई कि पूरे प्रश्न पत्र में आपको एक चॉइस दे दिया, नहीं, इंटरनल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सपोज ऐसी 12th के सी में और लिखा है, तो सिर्फ 12th के सी में और है, 12th के ए में भी नहीं, 12th के बी में भी नहीं, ऐसी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर है, मिलेगा। इसके साथ ही अब 5 खंड क्या है, तो सबसे पहले खंड है ए, अखंड। इसमें कितने भाई, तो इसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब एक एक नंबर के प्रश्न है, कितने, 20। अब यहां पे जो आपको 20 एक एक नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे उसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा रिप्रेजेंट करते समय कॉपी को, जब आप लिख रहे होंगे आंसर तब, कि भैया वो जो एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन है उसको कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें कि एक नंबर में से भी कोई कुछ काट ना पाए। ठीक है ना, सपोज एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपसे कहा जाए कि दर्पण सूत्र लिखिए, तो आपने कहा 1/f = 1/v + 1/u। अगर आप इसी के साथ में नीचे सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख दें तो आपका बहुत सारा समय नहीं गया कि भैया दर्पण सूत्र तो ये लिख दिया, नीचे एक लाइन लिखूंगा कि यहां पर u वस्तु की दूरी है, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, f जो है वो क्या है भाई, तो वो दर्पण की फोकस दूरी है। जहां पर एक और नीचे लाइन लिख दीजिए u v f सब में किसमें, मीटर में। बस, बहुत ज्यादा नहीं करना भाई, बहुत ज्यादा भी नहीं मैं कह रहा हूं करने को, लेकिन अगर इतनी सी बात अगर आपने लिख दी तो अब इसमें से कहीं तक कुछ भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं बची। देखिए भाई एक टॉपर होने में और एक 60, 70, 80 मार्क्स लेकर के आने में, इन सभी में अलग अलग अंतर है। क्वेश्चंस आप अगर 60, 70 मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट होगा उसको भी सभी बनेंगे, वो सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा 39 में से 39, तभी उसको 70% के आसपास बनेगा। वही सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एक बच्चा ऐसा भी होगा जो 90, 95 प्लस लेकर के आएगा। डिफरेंस क्या है, 39 के 39 दोनों ने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बट द डिफरेंस इज जो मार्जिन ऑफ एरर है, जो गलतियां करने की बात है, जो सिली मिस्टेक्स है, वो जितना कम होता जाएगा परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जो 95 प्लस परसेंटेज लेकर के आएगा स्टूडेंट, वो क्या किया होगा भाई, क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट किए, आप जो 60-70% वाले बच्चे ने जो लिखा उसने भी वही लिखे, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, उसने गलतियां कम की होंगी, उसने वो सारे एस्पेक्ट्स लिखे होंगे अपनी कॉपी में जितने संभव हो सकते हैं। और 70 वाले ने क्या किया होगा, जितना कहा उतना लिखा टक टू टक, मतलब समझे, सिर्फ और सिर्फ 1/f = 1/v + 1/u लेकर छोड़ दिया, खत्म, कुछ भी आगे पीछे कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 5 1/u + 1/v = 1/f लिख के छोड़ दिया। और हैंड राइटिंग कुछ तो भी कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, ये सब दिक्कतें होती, ये सब नहीं करना। आगे अगला जो है वो है खंड बी, इसमें 6 क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय। अब देखिए अति लघुत्तरीय में क्या डिफरेंसेस है, लघुत्तरीय में क्या है, तो इसमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और इन सवालों के जो जवाब आपको लिखने हो 3 से 50 शब्द में। कितने भैया, 30 से 50। मैं एक छोटी बात बताऊं आपको, तो देखिए जो आपकी कॉपी होती है उसमें जो आप यहां पर लिख रहे होते हैं, ये तकरीबन एक लाइन में 7 से 8 वर्ड आप लिखते हैं, कितना, 7 to 8 वर्ड्स, 7 से 8 वर्ड आप एक लाइन में लिख रहे होते। तो अब उससे अंदाजा लगा लीजिए, ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है कि भाई वो 30 से 50 वर्ड हुए या नहीं हुए, ठीक है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली 7 से 8 है, ठीक है ना, तो 8 से 4 बार में करते हो तो 32, मतलब कुल मिलाकर के ऐसी कितनी, 2, 3, 4 लाइनें अगर आपने लिख दी, 4 से 5 लाइन के अंदर अगर आपने आंसर लिखा
तो मतलब वो समझ लेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 4 से 5 लाइन में 30 से 50 वर्ड भी हो जाएंगे और आपका आंसर भी पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखें, आंसर कंप्लीट एक्सप्लेन करनी है भैया। अगला जो है खंड स, मतलब सी सेक्शन में आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन, सॉरी सी सेक्शन में आपके पास में 3 अंकों के 7 अति लघुत्तरीय भाई, अति लघुत्तरीय हो गया। 3 अंक के कितने हैं? 7। 3 अंक के 7 लघुत्तरीय। इसमें क्या है तो 50 से 80। अब 80 करना है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भैया 10 से 11 या 10 से 12 लाइनें अगर आप लिखते हैं तो 80 शब्दों में आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना? तो यहां तक आपको समझ में है सी सेक्शन तक। और भी सेक्शन है भाई, डी और ई 2 और सेक्शन होंगे आपके। जो डी सेक्शन में दिया गया है वहां पर 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कितने नंबर के हैं? 5-5 नंबर के 3 दीर्घ उत्तरीय। इसको 80 से 120 में, अब आपका इसको 80 से कितना? 120, 8 का 1 है तो 15 लाइन में 120 हो जाएगा ना। तो 15 से 20 लाइनें सोच करके चलिए कि 15 से 20 लाइन में इसको मुझे लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से जो खंड ई है, ठीक है ना, आखिरी जो पार्ट है हमारा ई सेक्शन, उसमें क्या है भाई? तो उसमें उपभागों के साथ 4 अंकों के 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 4-4 नंबर के 3 केस स्टडी है भैया, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एक फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से हो जाए, मतलब 3 केस स्टडी, यानी 12 नंबर आपके केस स्टडी के हो गए। और यहां पर क्या भाई? तो ये 15 नंबर आपके हो गए किसके? तो 15 नंबर हो गए आपके ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न के। ठीक है, 12 और 15 27 नंबर यहां पर हो गए आपके। 27 नंबर यहां पर ऑलरेडी हो चुके हैं। यहां पर आपके पास में 7 क्वेश्चन है 3 नंबर के, यानी ये कितना हो गया? 21 नंबर का ये हो गया। और इसी तरीके से 6 के कितने भैया? 6 है 2-2 अंकों के, मतलब ये 12 ये हो गए। और इसके बाद में ये है हमारे पास में 20। ठीक है ना? तो इन सभी को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से इन सभी को 7, 1 8, 2 10, 2 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8, ये हो गया भैया 80 नंबर का हमारा पूरा पेपर। टाइम है 3 घंटे। अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना और ये भी, तो चलिए हम जरा सैंपल पेपर के आंसर्स की बात कर लेते हैं। एंड ये जो अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड पेपर में लिखने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने से काम नहीं चलने वाला भाई, स्मार्ट तरीके से लिखना होगा, बेहतर प्रेजेंटेशन देना होगा। जितना बेहतर प्रेजेंटेशन उतने अच्छे मार्क्स। आगे बढ़ता हूं मैं, तो भाई हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो जैसे कि हमने पाया कि खंड अ में कितने क्वेश्चन है भाई? 20 में से 13th नंबर, 13वें नंबर पे हमारे फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। ठीक है, 13th पे मेरे फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। बाकी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि केमिस्ट्री के भी हैं, बायो के भी हैं। हम अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे एक पूरा सर्किट कई मिनट के लिए चालू रहता है, मतलब बहुत देर के लिए चल रहा है, जिससे कनेक्टिंग कॉपर वायर गर्म हो जाता है। जैसे जैसे तार का तापमान बढ़ता है, तार का विद्युत प्रतिरोध होगा, उसका मान घटता जाता है, वही रहता है, बढ़ता है, कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर घटते जाता है। तो भाई इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए, विद्युत प्रतिरोध की जब हम बात करते हैं तो आर का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। प्रतिरोध इज इक्वल्स टू विशिष्ट प्रतिरोध इनटू लंबाई बटा में स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है ना, क्षेत्रफल है ये। ठीक, क्या कहूंगा मैं इसमें? तो मैं कहता हूं कि भैया एक ये चालक कॉपर की तार है। अब बस इसको मैं आपको सिखाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। ये तार ही इसको जूम किया हुआ है। ठीक है, इसको क्या किया हमने? इसको जूम कर दिया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम क्या पाते हैं? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसकी वजह से यहां पे जो आवेश होंगे वो आवेश इन आवेश वाहकों के जरिए, ये चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनके जरिए यहां पे जो भी नेगेटिव 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 चार्जेस आ गए, इस नेगेटिव के कारण ये होता है रिपल। ये क्या होता है? इसमें देखने को मिलता है भैया विस्थापन। ये रिपल होगा, ये जो होगा प्रतिकर्षित होगा। जब प्रतिकर्षित होगा तो ये अपनी जगह से खिसक करके इधर आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि दिखे। ये अपनी जगह से खिसक करके थोड़ा सा पीछे आएगा। भाई प्रतिकर्षण होगा तो दूर ही तो जाएगा। जैसे दूर हुआ, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस पहले से कम हो गई।
पहले जब दो इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये थे, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर करीब आएगा तब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम हो गई ना, कम हो गई, तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब ये ज्यादा ऋणात्मक महसूस करेगा, ये इसको फिर ये इसको फिर ये इसको फिर ये इसको करते करते यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस कैरी हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव कैरी हो गए, ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, न्यूट्रल कर गए, मतलब एक दूसरे को उदासीन कर दिया, और इस तरीके से इसमें करंट पास हो गया। किधर? विद्युत धारा हमेशा ही आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में चलती है, आवेश इधर प्रवाहित हुए तो विद्युत धारा इधर चलेगी। अब एक छोटी सी बात सीखिए, मैंने कहा है यहां पर कि भैया इसमें से करंट पास कर तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो जैसे जैसे ये तार गर्म होगा, जैसे जैसे तार गर्म होगा, ये जो कैरियर्स थे, मतलब ये जितने भी हमारे आवेश वाहक थे, ये जितने आवेश वाहक थे, कौन भैया? ये इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इनको कहो इनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ने लगी। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये जो अभी आपको एक लाइन में दिख रहे हैं ना, ये नहीं दिखते, ये कहीं भी ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हो, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं पर भी रैंडमली मूव करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ भाई? तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं, या मैं इलेक्ट्रॉन्स ना लिखते हुए आवेश वाहक लिख देता हूं, आवेश वाहकों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। अतः आंतरिक ऊर्जा बढ़ गया। अब देखिए रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो क्या मेरे कंडक्शन करा पाएंगे, मेरी इलेक्ट्रिसिटी, मेरी विद्युत धारा को यहां से यहां तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इनकी आंतरिक ऊर्जा कम थी तो मदद कर रहे थे, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, नहीं करेंगे। अतः प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अतः प्रतिरोध बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से, एक लाइन अब इसके लिए सीख लीजिए, तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध का मान, ठीक है। अगर वो चालक है, चालक है तो बढ़ता है, चालक है तो बढ़ता है। लेकिन यही अगर चालक ना हो करके अर्धचालक होता, तो अर्धचालक होता तो भैया ये घटता। ठीक, तो बात क्लियर हो गई होगी कि क्या होगा भाई। इसने कहा क्या? इसने कहा कनेक्टिंग कॉपर वायर। कॉपर क्या है भाई? कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? ये चालक है, ये धातु है, धातु है मतलब ये चालक है। तो चालक में क्या होता है? बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट वन। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते चलो, ये सब कुछ आपको आंसर बुक में नहीं लिखना, आपको आंसर बुक में सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है कि प्रश्न संख्या 13 का, देखिए ऐसा कुछ आप बकायदा लिखेंगे, प्रश्न संख्या 13, ठीक है। ऐसा कुछ आपके आंसर बुक जो दिख रही होगी, इसमें प्रश्न संख्या 13, इसका जो है उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सी बढ़ता है। ऐसा बकायदा आप साफ सुथरा लिख कर कहेंगे जिससे सामने वाले को दिखे। मैं कहता हूं भैया आप लिखो अगला प्रश्न संख्या, मान लो जो भी है 14, यहां पर इसका क्या डालेंगे? उत्तर, और यहां से लिखना शुरू। ठीक है, तो कौन सा आंसर है भाई? बढ़ता है। सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगले पे आते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच तांबे के तार लगा होता है। ये चुंबक के ध्रुव है, उसके बीच में एक तांबे की तार लगी हुई है, ये दिख रही होगी। एक ये तांबे की तार है, यहां से यहां की तरफ गई है। ठीक है, तार में विद्युत धारा को उल्टा किया जा सकता है। तार में विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं भाई? विद्युत धारा मान लीजिए अभी इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो मैं चाहूं तो इसको इन्वर्ट भी कर सकता, मतलब इधर से इधर भी जा सकते, इधर से इधर भी आ सकते, दोनों ही तरफ जा सकते। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों को भी बदला जा सकता है। मन किया तो चुंबक के ध्रुव को भी बदल सकते हैं, मतलब वो साउथ को इधर ला सकते हैं, नॉर्थ को इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर दिखाए गए 4 दिशाओं में कितने में बल तार पर कार्य कर सकता है? ठीक है, कितने में जो बल है वो तार पर काम कर सकता है। तो कितने में बल तार पर काम कर सकता है भाई?
जैसे यहां पर कह रहे हैं चुंबक के ध्रुव को भी बदल सकते हैं, ठीक है, साउथ का नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ का साउथ कर दिया। और ये जो है ध्रुवों के बीच में तांबे का तार लगा है, जिसमें से क्या कहना है भाई, तो तांबे के तार में करंट कभी इधर भी कर सकते हैं और करंट कभी इधर से भी बहा सकते हैं। तो भैया जब जब इसके अंदर, ठीक है, ये जो वायर है इसके अंदर जब जब करंट जाएगा, ठीक है ना, तब तब क्या होगा भाई, तो ये वायर अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि तार पर, है ना, कितने में तार बल तार पर कार्य कर रहा है, जो बल है वो तार पे काम कर। तो सिर्फ दो ही कंडीशन है भाई, जब नॉर्थ को साउथ बनाइए और साउथ को नॉर्थ लाइए। जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप चेंज करेंगे तब तब आपको इस तार पर बल लगता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक धारावाही है, ठीक है, ये एक धारावाही है, धारावाही मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही बदलेंगे इस पे आपको बल लगता हुआ दिखेगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। लाइंस, देखिए एक अच्छी चीज और है, जब ये फिजिक्स के क्वेश्चन जहां भी दिए गए लाइन से ही दिए गए, है ना, तो परेशान नहीं होना। जैसा कि ऊपर दिखाया गया, ऊपर में तो भैया साइड में है ना, क्वेश्चन पेपर में ऊपर था, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, प्लास्टिक इंसुलेशन व्यास डी और लंबाई एल वाले तार को घेरता है। प्लास्टिक इंसुलेशन का मतलब समझते हैं क्या, तार के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है ना, प्लास्टिक की कवर जो चढ़ी रहती है उसको कहते हैं प्लास्टिक इंसुलेशन। और तार को क्या किया भाई, तो कोटिंग की गई है, मतलब प्लास्टिक इंसुलेशन से तार को कोटिंग। तो वो तार क्या है, तो तार की जो व्यास है वो डी है और लंबाई एल। तार के प्रतिरोध में कमी किसके वृद्धि से होगी, तो देखिए प्रतिरोध के लिए अभी ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पर मुझे पता है रो तो है कांस्टेंट भाई, विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है, लंबाई। तो मतलब R पर दो ही चीज हो सकती है, R पर लंबाई बढ़ाने से R बढ़ेगा, लेकिन यहां कह रहे हैं किसकी वृद्धि से कमी उत्पन्न होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तो बात हो नहीं रही भाई, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही, मतलब ये दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। R जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैंने क्षेत्रफल में वृद्धि की तो प्रतिरोध में कमी आ जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि की तो प्रतिरोध में कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या समझ में आया, तो इसका मतलब यह समझ में आया कि ये जो व्यास है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भाई, इस तार का क्षेत्रफल क्या हो गया, अल्टीमेटली क्षेत्रफल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप कहते हैं ना त्रिज्या के ऊपर, किसके ऊपर, त्रिज्या के ऊपर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्ताकारी होगा ना, मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया होती है भाई, सिलेंडर नहीं, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए। तो क्षेत्रफल कितना होगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे मान लीजिए ये, इसको मैं अगर तोड़ता हूं तो दो नए क्षेत्रफल बन जाएंगे, ठीक है ना, उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब आर चूंकि आपको पता होता है ये d/2 होता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई d/4, तो d²/4, पाई d²/4। तो मतलब क्या समझ में आया कि अगर आपने इसके व्यास में, ये एरिया की जगह पे ही लिखूंगा ना, अगर आपने इसके व्यास में क्या की बढ़ोतरी करी तो आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मतलब तार के व्यास में बढ़ोतरी करूंगा तब जाकर के इसमें कमी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई, तार का व्यास। अच्छा, और ऑप्शन, तार की लंबाई, तार की लंबाई बढ़ाइए तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तार का तापमान, तार का तापमान के लिए अभी सीखा है कि प्रतिरोध में जब चालक है तो उसकी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। लेकिन यहां तो कह रहे प्रतिरोध में कमी सिर्फ और सिर्फ इसी से हो सकती है जब आप एरिया बढ़ा दें। और प्लास्टिक इंसुलेशन, भाई प्लास्टिक इंसुलेशन कंडक्शन में कोई पार्ट है क्या, चालकता का कोई रोल है क्या इस कवर के ऊपर, वो तो कवर है ना सिर्फ और सिर्फ काय के लिए, तो उसको सेफ रखने के लिए, किसी को करंट ना लगे, झटका नहीं लगे, इसलिए मतलब 20 का करेक्ट आंसर। अगला बढ़ता हूं मैं, 16th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न लंबे विद्युत धारा ले जाने वाले सीधे तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यह कह रहे हैं कि अगर एक लंबी धारावाही हो तो इसके चारों तरफ किस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र आएगी भाई। तो देखिए यहां पर हमें पता है राइट हैंड थंब रूल काम करता है।
अंगूठे को आप लगा दीजिए भैया विद्युत धारा की दिशा में, तो ये उंगलियों का जो घुमाव है, अंगूठे को अगर विद्युत धारा की दिशा में लगाए तो ये उंगलियों का जो घुमाव है ये बताता है हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये उंगलियों का घुमाव ऐसे गोल गोल ही तो होगा। और दिशा कौन सी होगी भाई, तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और यही अगर लंबी विद्युत धारावाही नीचे की तरफ है, धारा की दिशा किधर है, नीचे, तो यहां पर जो ये बनेगा, ये किधर बनेगा भाई, तो करंट नीचे, अंगूठा नीचे और उंगलियों का घुमाव ये क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा हमारा क्या यहां पर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब क्या समझ में आ गया कि तार के लंबवत सीधी रेखा है, नहीं भाई, तार के समांतर नहीं, तार से निकलने वाली रेडियल ना, तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त, ये सब क्या है, तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त। संकेंद्रित का मतलब इनका सभी का केंद्र एक ही है, देखिए ये यहीं से, ये भी यहीं से, ये भी यहीं से, सभी वृत्तों का केंद्र कैसा है, एक समान है, ठीक है ना। तो मतलब लंबे विद्युत धारावाही के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संकेंद्रीय वृत्त होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये हमारा जो 17 से 20 तक है ये अभिकथन मतलब तर्क आधारित प्रश्न है, मतलब असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर खंड अ ही चल रहा है क्योंकि 20 क्वेश्चन थे खंड अ में, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 17 से 20 तक में अभिकथन आधारित है। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट, इनमें दो कथन है, एक अभिकथन मतलब असर्शन और दूसरा जो है कारण मतलब रीजन का चयन करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके लिए ऑप्शन पहले ही रख दिया जाता है, ए ऑप्शन अगर आप टिक करते हैं इसका मतलब होता है असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी क्या है, तो असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पहले दोनों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं क्या भाई, जो कंडीशन कही जाएगी, जो स्टेटमेंट कही जाएगी वो भी सही है, जो उसका कारण बताया जाएगा वो भी सही है, और असर्शन का जो रीजन है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इस असर्शन को ही ये व्याख्या करता है, कथन की ही व्याख्या करता है। यहां पर कथन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इस कथन की व्याख्या नहीं कर पाता। अगला क्या है, तो भाई अभिकथन सही है लेकिन रीजन गलत है। अगला है आपका अभिकथन ही गलत है लेकिन रीजन सही है। 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों सही दोनों गलत। पहला जो यहां पर दिख रहा है असर्शन और रीजन दोनों अगर सत्य है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, और एक में दिखा रीजन असर्शन की सही व्याख्या कर रहा। आइए जरा स्टेटमेंट पढ़ते तब थोड़ा और आसान हो। यहां पे अभिकथन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे फिजिक्स से, बीच के क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री और बायो से हो सकते हैं। कह रहे हैं कि अभिकथन यह है कि एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से निलंबित करने पर यह भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा के सापेक्ष विरामावस्था में आ जाता है। मतलब एक धारावाही कुंडली है ऐसी, इसको अगर फ्रीली हमने लटका दिया, धारावाही है मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है, जब फ्रीली इसको लटका देंगे तो इसमें से क्या होता है भाई, तो इसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से यहां पर निकल रहे होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र अगर मान लीजिए कि यहां से करंट एंटर कर रही है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर करंट जो जाएगी ये क्लॉकवाइज जाएगी, मतलब ये साउथ पोल है, और इसका सीधा मतलब हो गया ये बन गया कौन, नॉर्थ पोल। एक सिंपल सी बात है भाई, जब एक वृत्ताकार कोइल में करंट ऐसा चलेगा तो ये साउथ पोल कहलाता है, और अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो ये नॉर्थ पोल कहलाता है। कैसे याद रखेंगे, तो एस बनाइए, इसमें एरो लगा दीजिए, देखिए क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या किया, तो एन बनाया और इसको ऐसा उल्टा कर दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन। तो ये जो एंड होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, ये जो एंड होगा वो कौन सा, साउथ पोल। मैंने करंट की दिशा क्या बनाई, ये बनाई है, तो करंट की दिशा इसमें से इधर जा रही है, इसमें से इधर, तो ये कौन सा है, ये साउथ पोल हो गया, वो नॉर्थ पोल हो गया। तो फील्ड लाइंस हमेशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। मतलब क्या क्या समझ में आया, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस कुंडली को एक थ्रेड के जरिए यहां पर एक दृढ़ पिंड से, मतलब कहीं से भी ऐसा फ्रीली इसको क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो ये क्या होगा भाई, तो ये अपने आप को बैलेंस करेगा साउथ और नॉर्थ पोल, जो हमारा भौगोलिक साउथ और नॉर्थ पोल मतलब जो हमारा उत्तर और दक्षिण दिशा है उसकी तरफ
उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बैलेंस होकर के रुक जाएगा। यह स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, स्टेटमेंट में तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही। आगे आते हैं रीजन में। रीजन कह रहे हैं कि सीधे परिनालिका को ले जाने वाली धारा का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और दूसरी छोर दक्षिणी ध्रुव की तरह, जो कि बिल्कुल एक बार चुंबक की तरह है। ये भाई बिल्कुल बार चुंबक ही तो बन गया। लंबी धारावाही परिनालिका जो है, सीधी लंबी धारावाही परिनालिका जो है, ये बार चुंबक ही तो बन गई ना। एक बार चुंबक जो होता है वो कैसा होता है भाई? बार चुंबक मतलब क्षण चुंबक। ये एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम भैया, ये यहां से यहां से यहां से यहां से ये और अंदर साइड में ये, तो ये दोनों तो सेम ही हुई ना। तो ये क्यों लटक गई? क्यों मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के स्थिर हो गई? तो इसलिए स्थिर हो गई क्योंकि यह परिनालिका भी एक बार चुंबक के तरीके से व्यवहार करने लग गई। यह परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। मतलब क्या समझ में है? यह भी सही है और यह भी सही है। और यह क्यों रुकी? क्योंकि यह दंड चुंबक के भांति काम कर रहा है। तो मतलब ये तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। मतलब क्या समझ में? अभी ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। आर जो रीजन है वो ए की क्या है? सही व्याख्या। भाई कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अब हम चेंज करते हैं अपने खंड को, मतलब खंड ब आ गए, बी सेक्शन आ गया। और बी सेक्शन में जरा क्वेश्चंस के टाइप देखिए, कितने प्यारे क्वेश्चन से पूछते हैं। बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है भाई, वो क्वेश्चंस के लेवल्स अच्छे होते हैं भाई। इसलिए हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर बार कोशिश करते हैं अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने की। कारण क्या है भाई? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपके लाइफ में या फिर आपके एग्जाम में, वो सभी चैलेंजिंग ही होते हैं। सिंपल, सिंप्लीफाइड, इस तरीके के जो शब्द होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होते हैं जिनको आता है। और आता है किसको भाई? जिन्होंने रेगुलरली स्टडी किया हुआ। अदरवाइज सिर्फ एक ही शब्द समझ में आता है, बड़ा टफ है, बड़ा ही कठिन था। लेकिन अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में बने हैं तो ऐसे शब्द हम आपके जीवन में आने नहीं देते। आइए देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन है बी सेक्शन का, इसका मतलब 2 मार्क्स, 2 नंबर के। उपरोक्त आरेख में दी गई परिघटनाओं का उल्लेख कीजिए तथा इस परिघटना का उल्लेख कीजिए कि ऊपर वर्णित 2 प्रकाश किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है। ठीक है, किसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक है। तो एक बात देखिए, समझिए। ये जो परिघटना है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये परिघटना कुछ इस तरीके की। ये हमारा एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना है भाई? तो ये है हमारा 60 डिग्री सभी। अगर यहां पर एक प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण अगर यहां पर एक आपतित होती है तो ये श्वेत प्रकाश किरण अपने विभिन्न रंगों में बट जाता है। और ये विभिन्न रंग कौन से होते हैं भाई? तो सबसे ऊपर रेड, नीचे क्या दिखता है? वायलेट। आगे की तरफ अगर देखेंगे तो ये और इधर से बाहर निकल गया और यहां पे वायलेट भी बाहर निकल गया। यहां पर मुझे बीच में और भी कलर्स मिलते हैं। सपोज जैसे कि आपको एक बीच में कलर मिलता है येलो, और यहां पर एक और कलर की बात की गई है, बात की गई है किसकी? ब्लू की। तो मैं ये भी बना देता हूं। आई नो कि थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, बट स्टिल आपको मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे समझ सकते हैं। नीचे वायलेट है, ऊपर रेड है, और मुझे पता है इसके बीच में आने वाले कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो VIBGYOR, विबग्योर पूरे कलर्स होते हैं भाई। V मतलब बैंगनी, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज और R मतलब रेड। मतलब ये हो गया लाल। ऑरेंज का मतलब क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं हम ऑरेंज कलर। ठीक है, इसके बाद येलो मतलब पीला। इसका एक और नाम होता है यार, एक सेकेंड, नारंगी कहते हैं। लो लो लो, ठीक है, नारंगी, पीला, ग्रीन मतलब हरा। यहां पर ये कौन है भाई? ब्लू। ठीक है ना, ग्रीन के बाद ये कौन है? ब्लू। ठीक है, ब्लू को क्या कहते हैं? नीला। आई मतलब इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या है भाई? तो इंडिगो का मतलब है जामुनी।
और इसके बाद में वायलेट, मतलब इसका मतलब कौन सा है, ये हमारा कलर है भैया बैंगनी। ठीक है, भैया पोपट बोल रहा है तुम्हारा, दो बार बोल गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दो बार संदीप उसको सिंह बंद कर। वेलकम करता हूं आपका बंद कर, शुरू करें, कोई बात नहीं। तो भाई ये कलर्स होते हैं इसी ऑर्डर में। अब इस फिनोमिना को क्या कहते हैं भाई, इस परिघटना का उल्लेख भी करना है। तो ये जो परिघटना है मैं यहां पर लिखता हूं, इसको कहते हैं हम डिस्पर्जन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम डिस्पर्जन, या यूं कहूं तो मैं इसको कहता हूं वर्ण विक्षेपण। इस कलर का बटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है कि जब सफेद प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, प्रिज्म पर आपतित होता है, तब वह अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें आप ये लिख सकते हैं 7 रंग, जहां लिख रहा हूं ना मूल 7 रंग, वहां लिख सकते हैं ये पूरा विभ्योर। ठीक है ना, विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। खत्म। तो वर्ण विक्षेपण को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने यहां पर डायग्राम भी बना दिया। डायग्राम में मैंने सारे कलर लिख दिए, यहां पर मैं इसको भी लिख ही दे रहा हूं, ये है ब्लू और ये है हमारा येलो, क्योंकि ब्लू और येलो के बारे में बात करें। तो आप बनाइएगा पेपर में पूरा, बस ये येलो और ब्लू को क्या कर देंगे, डार्क कर दीजिए या फिर हाईलाइटेड कर दीजिएगा, तो आपको दिखता रहेगा। चलिए, तो इसको कहते हैं भैया वर्ण विक्षेपण। अब एक क्वेश्चन और है इसी में कि वर्णित 2 प्रकाश किरणों में से किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। तो भैया देखिए ना, किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसका वेग ज्यादा होगा। ठीक है ना, तरंगदैर्ध्य किसकी ज्यादा होगी, तो एक सिंपल सी बात समझिए, यहां तरंगदैर्ध्य की बात अगर करूं, यहां जो ऊपर आ रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, जो नीचे आ रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य कम है। रेड की ज्यादा होती है, वायलेट की कम होती है, ऐसे याद रखते हैं। लाल की ज्यादा होती है, बैंगनी कम। तो लाल से बैंगनी की तरफ बढ़ने पर धीरे धीरे तरंगदैर्ध्य कम होने लगती है। तो मतलब यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पीले रंग का तरंगदैर्ध्य, यहां पीले रंग का तरंगदैर्ध्य नीले रंग के तरंगदैर्ध्य से ज्यादा है। इसका जो तरंगदैर्ध्य है कैसा है, ज्यादा। तरंगदैर्ध्य किसको कहते हैं भाई, तो तरंगदैर्ध्य देखिए इसको कहते हैं। अगर मैं पीले के लिए तरंगदैर्ध्य बनाता हूं, तो मैं पीले के लिए तरंगदैर्ध्य बनाता हूं भाई, देखिए ये मैं ये पीले रंग के लिए तरंगदैर्ध्य बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तरंगदैर्ध्य क्या मतलब होता है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी, इसको कहते हैं तरंगदैर्ध्य। ये जो यहां पर जो ये दिख रहा है, ये है हमारा पीला कलर, ये है तरंगदैर्ध्य। लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको नापते किस में, तो मीटर में। और यहीं पे हमसे पूछा जा रहा है नीले की भी बताइए, तो नीले का तरंगदैर्ध्य कैसा भाई, तो नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम है, मतलब नीला कुछ ऐसा चलेगा। इसका तरंगदैर्ध्य मतलब ये देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये लैम्डा कम है और वो लैम्डा आपको कैसा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो हमने ये भी बता दिया, लोग ग्राफ ऐसा ड्रॉ करके भी बता दिया तरंगदैर्ध्य। मतलब इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपको देखने को मिल गया। चलेगा, डायग्राम्स को आप क्या करेंगे, जैसा मैंने यहां पर लिखा, इसके नीचे की तरफ आप बनाते चले जाएंगे। मैं लेफ्ट एंड राइट में लिख रहा हूं, आप ऊपर नीचे करके लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो कॉपी होगी वो ऐसे है ना, लंबे में नहीं होगी, ऐसे खड़े में होगी। वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा, आप इसको लिखिए, उसके बाद इसको डायग्राम्स को ड्रॉ कर दीजिए। कंप्लीट आंसर हो गया हमारे 2 नंबर की बात है भैया, बहुत सारा आंसर हमने लिख दिया 2 नंबर के अकॉर्डिंग।
खैर, मैंने आपको समझा दिया, मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा ये पूरी बात कि भाई किस तरीके से आंसर्स करने हैं। इसमें से आप अपने आंसर्स को छांट करके बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी बेहतर इसका आंसर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई आप जीनियस व्यक्ति हैं और इसका आंसर और बेहतर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे पूरा भरोसा है आप पे, बहुत अच्छे आंसर्स आप लिखेंगे। स्टिल मैं आपको पूरे आंसर समझाते चल रहा हूं। लिखने का, प्रेजेंट करने का काम किसका भी, अल्टीमेटली आपका ये पेपर में तो आप ही अपीयर होने वाले हैं ना। अच्छा, इसमें और है, देखिए 25वें में और है, इसमें और है। और होने का मतलब क्या, भी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था तो मैं भी छोड़ दूं? नहीं भैया, मुझे तो कल लेने दो यार, है ना। आप एक छोड़ देना, मैं दोनों करूंगा। आप दो समान प्रिज्मों का उपयोग कैसे करेंगे ताकि सफेद प्रकाश की एक संकीर्ण किरण घटना, ठीक है, एक प्रिज्म पर दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के रूप में निकले। आरेख खींचिए। लो भाई, ये ऐसा कह रहे हैं। ये आपको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जो पढ़ाया है, प्रिज्मों का संयोजन, वहां पे मैंने इसको सिखाया है। दो प्रिज्मों का आप ऐसा उल्टा करके रख दीजिए। ये दो प्रिज्म है, दो समान प्रिज्म है। दोनों प्रिज्म कैसे भाई, लगभग सेम टाइप के दोनों प्रिज्म है। लगभग क्या सेम ही होने चाहिए, मेरे बन नहीं पा रहे सेम। लेट मी ट्राई वंस अगेन। ये सेम प्रिज्म हो गए, ठीक है। ये है मेरा ए बी सी, इसको नाम देता हूं मैं ए डैश बी डैश सी डैश, चलेगा। प्रिज्म एंगल जितना इसका है उतना ही प्रिज्म एंगल इसका भी, दोनों का प्रिज्म एंगल बराबर है। तो कह रहे एक श्वेत प्रकाश, चलो भैया एक श्वेत प्रकाश ले चले। श्वेत तो मैं ले नहीं जा पाऊंगा, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ ग्रीन ले लेता हूं। चलो लिखूंगा लेकिन श्वेत, और आप इसको मानोगे भाई श्वेत। भाई मैं श्वेत कैसे लिख सकता हूं, श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश जैसे यहां पर आपतित होता है, आपको पता ही है, बट जाता है किसमें, रेड में और अपने वायलेट कलर में। और जैसे यहां से निकलेगा रेड, रेड वापस यहां पहुंचेगा, और वायलेट भी अपने यहां पहुंच गया। ये दोनों ही किरणें जब यहां पहुंचेंगी तो पहुंचने के बाद वापस से क्या होती है भैया, तो ये रेड यहां और वायलेट यहां, रेड जो है और वायलेट जो है, वायलेट कुछ इस तरीके से यहां पे पहुंची। पहुंचने के बाद क्या होगा भाई, तो ये यहां पे और रेड कलर भी यहां पर, ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हुए। मर्ज होने के बाद में ये व्हाइट कलर बाहर निकल गया। मतलब क्या हुआ, ये श्वेत प्रकाश आई और श्वेत प्रकाश ही यहां से क्या हो गई, बाहर चली गई। तो मतलब किया क्या, तो यहां पर आपको दिख रहा है ये ऊपर लाल है, यहां भी लाल है। नीचे साइड में आपको क्या दिख रहा है भाई, नीचे बैंगनी है, यहां पर भी बैंगनी है। फिर से ये लाल और बैंगनी दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो गया, ज्वाइन हो गए। और ज्वाइन होने के बाद में वापस से कैसा निकल गया, श्वेत प्रकाश। मतलब इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसका किरण आरेख खींच दिया। ये इसको मैं लिख भी दूंगा। ये क्या है भाई, ये है हमारा एक किरण आरेख। किरण आरेख किसके लिए, दो समान प्रिज्मों के लिए, दो समान प्रिज्मों के लिए किरण आरेख है। और इसमें थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे आंसर भाई, तो कह रहे हैं कि दो समान प्रिज्मों का उपयोग कैसे करेंगे ताकि प्रकाश की किरण, एक संकीर्ण घटना, मतलब एक प्रकाश की किरण आई और ये स्प्लिट भी हुई और वापस सफेद में निकल गई, ठीक है ना। तो किरण आरेख खींचे हमने, किरण आरेख खींच दिया। और अगर इसके बारे में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो कंप्लीटली लिख सकते हैं कि जब दो प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत रखकर श्वेत प्रकाश किसी एक प्रिज्म पर, जो किया वही लिख रहा हूं, किसी एक प्रिज्म पर आपतित करते हैं, तब वह अपने 7 मूल वर्णों में, वर्ण मतलब कलर, रंग, 7 मूल वर्णों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां से शुरू करें, इसके विपरीत दूसरा प्रिज्म
7 मूल वर्णों को श्वेत प्रकाश में बदल देता है। हो गया आंसर। व्हाइट लाइट आई, साथ में स्प्लिट हुई पहले से, दूसरे ने इसको मर्ज किया, व्हाइट में बदल दिया। श्वेत आई थी, श्वेत चली गई। लीजिए, हो गया आंसर, खत्म। 2 नंबर का काम हो गया। 1 नंबर इधर रखा है, 1 नंबर इधर रखा है, हो गया 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स के थे, मिल गए दोनों नंबर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29 और सेक्शन है सी सेक्शन का मतलब 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर है 29 सेक्शन सी। क्या कह रहे हैं यहां पे, तो यहां पर पढ़ेंगे जरा। रोहित 40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक अभिसारी दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु की सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है। एक बात मैं बताते चलो, जितने भी लंबे क्वेश्चन होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन है खूब लंबे तरीके से चले जा रहा ना भाई। आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल सॉर्टेड इसी तरीके से 3 नंबर का है। यहां पर 3 नंबर का है। ये 1 नंबर आपको यहां पे रखा है, 1 नंबर यहां पे रखा है, और 1 नंबर से ज्यादा ही ऊपर में रखा है। यार इन मामलों में प्रतिबिंब बनता दिखाने के लिए किरण आरेख बनाइए, दर्पण की दूरी निर्दिष्ट कीजिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये तकरीबन हमारा 1.5 मार्क्स है, 1 मार्क्स है, और ये 0.5 मार्क्स है। ये हो गया ना, ये 1 पॉइंट। देखिए एक नंबर भी नहीं है, ये 0.5 मार्क्स, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल बताना है और इसमें आपको कैलकुलेट भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा समझिए। बड़े क्वेश्चन नहीं होते, टुकड़ों में होते, मतलब लगभग सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, जो मैंने शुरुआत में करी थी। लेकिन टॉपर वही होता है जो गलतियां कम करता है। मैंने शुरू में यही बात बोला था। देखिए ना, ये तीनों क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करेगा, या जितने मैं अभी करा के आ रहा हूं वो सभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जितनी कम गलतियां करेंगे उतने ज्यादा रैंक्स ऊपर होती चली जाएगी। चलिए भैया देखती है। रोहित 40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अभिसारी दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है। देखिए फोकस दूरी कितना दे रखा है भाई, तो फोकस दूरी दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा भाई? अभिसारी। तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ये लेंस कौन सा भाई? अभिसारी। अभिसारी है, ठीक है ना, तो मतलब इसका फोकस दूरी कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। कैसे पता लग गया? तो अभिसारी दर्पण बनाइए। अभिसारी दर्पण तो ही होता है कॉनकेव। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो ये माइनस क्यों लिख दिया? तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भैया यहां पर होता है पोल, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है वो नेगेटिव। तो फोकस कहां बनेगी इसकी? तो फोकस के लिए बात करा गया है कि भाई इनफाइनाइट से आने वाली लाइट बीम्स रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को काटती है, इसी को हम कहते हैं भैया फोकस। ये हो गया हमारा फोकस। अब ये फोकस पोल से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब -40 सेंटीमीटर। ये भी बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? इसका उपयोग करके किसी बिंदु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है। प्रतिबिंब मुझे सीधी बनानी है भाई। ठीक है, तो दर्पण की दूरी की सीमा निर्दिष्ट करें जहां वस्तु को सामने रखा जा सकता है। अच्छा चलो आओ भैया इसको हटाओ, आ जाओ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं हम इसको अच्छे तरीके से। यह हमारा दर्पण, यह हमारा मुख्य अक्ष। तो यहां पे हमको चाहिए बड़ा प्रतिबिंब। और कैसा चाहिए भाई? तो प्रतिबिंब कैसे बनाना चाहता है भाई? दर्पण की दूरी की सीमा निर्दिष्ट करे जहां वस्तु के सामने रखा जा सकता है। ठीक है ना, सीधा प्रतिबिंब बनाना है। एक पॉइंट और है मेरे पास, कैसा प्रतिबिंब? सीधा। अगर एक बात समझिए, मैंने इसको सीधा प्रतिबिंब बनाने को देखूं तो ये जो इसका 6th केस है, 6वां केस, 6वां केस इमेज फॉर्मेशन का क्या था भाई? तो आपको यही सिखाया था कि जब कभी भी कोई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, तो ये यहां पे जाएगी, जाने के बाद में ये आ गई। एक सेकेंड के लिए भाई, एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूं आपको प्रॉपरली। ये जो लाइट बीम है ये यहां से निकल के चली गई, इसको पीछे की तरफ ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा फोकस है, ये मेरा पोल है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है भैया ए बी। तो
तो एक और किरण बनती है यहां पर, जो किरण कैसी होती है भाई, तो वो किरण जो दूसरी बनती है ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब क्या, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। अगर फोकस इतना दूरी पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। अब इसको क्या करूंगा मैं, तो पीछे की तरफ बढ़ाया तो मुझे यहां कहीं पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को ज्वाइन करती हुई दिख रही है, अर्थात जो फाइनल रिजल्ट, जो प्रतिबिंब जो मिला वो मिला यहां पर ए डैश बी डैश। मुझे कैसे पता लगा बी डैश ऊपर ही है, तो ये देखिए बी डैश ऊपर वाले का ऊपर ही प्रतिबिंब बना, नीचे का नीचे ही रह गया। और विपरीत प्रतिबिंब कब बनता भैया, उल्टा कब होता है, तो देखिए ऐसा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, तो ये विपरीत प्रतिबिंब है। कैसे, ये टॉप जो ए बी यहां लिखूंगा, ये बी देखिए यहां पर नीचे दिख रहा है, लेकिन यहां पर किधर दिख रहा है, बी डैश ऊपर ही है, मतलब ये कैसा है, ये सीधा प्रतिबिंब है। तो जब भी कभी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो सीधा जब भी होगा, सीधा तो होगा लेकिन आभासी भी होगा, सीधा और आभासी, हमेशा सीधा होगा तो आभासी होगा, तय है, सीधा होगा तो आभासी होगा, सीधा और आभासी। आभासी क्यों, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां रखने की बात करें ना, कहां रखा जाए, तो भैया दर्पण के सामने कहां रखा जा सकता है, तो 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच। सभी डिस्टेंसेस पोल से लिए जाते हैं, ध्रुव से लिए जाते हैं। ये है मेरा पोल, तो ये पोल से ये फोकस की दूरी जो है ये कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक आप कहीं भी रखिए, इसकी आवर्धित प्रतिबिंब, इसकी सीधी प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे बनने वाली है। तो रेंज कितना हो गया भाई, 0 to 40 सेंटीमीटर के बीच, कहीं भी रख दीजिए। अगला, इस मामले में प्रतिबिंब बनता दिखाने के लिए किरण आरेख बनाइए। ये लीजिए, फर्स्ट का आंसर ये हो गया, बी का आंसर ये हो गया, ये रखा। सी, उपरोक्त प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर दर्पण का एक उपयोग बताइए। ये ऐसा कौन यूज करता होगा, तो भैया इसका यूज है, डेंटिस्ट करते हैं इसको, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि एक है ना, एक इस तरीके से, एक उनके पास में ऐसा मिरर होता है, ऐसा छोटा सा, बिल्कुल इधर हैंडल होता है, वो अंदर दांतों के अंदर ऐसा ले जाकर के, और उस मिरर में क्या करते हैं, इमेज को फ्रेम फॉर्म करवाते हैं और देखते हैं। तो उनका आवर्धित भी देखना होता है भाई, दांतों में जो खूब सारे चॉकलेट्स खा के आप कैविटी जमा लेते हो, उसको भैया हटाने के लिए डॉक्टर को देखना पड़ती है। तो मुंह के अंदर कैसे ऐसे झांक के तो देखेगा नहीं, इतनी जगह थोड़ी भाई चॉकलेट जा सकता है, डॉक्टर थोड़ी। चलो, तो क्या करेगा भाई, तो वो क्या करता है, एक ऐसा मिरर ले जाता है, वो मिरर अंदर की तरफ करता है और मिरर को बाहर से देख लेता है, ठीक है ना। तो दंत चिकित्सक क्या करेगा भाई, तो वो उसके फोकस के अंदर आपके ऑब्जेक्ट को रखेगा जिसकी आवर्धित इमेज बनेगी, और ये डॉक्टर ऐसा देख लेगा। क्लियर है, आंसर क्लियर है भाई, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी क्लियर है और आंसर भी क्लियर हो गया। देखिए, इन्होंने नहीं कहा कि आप यूवीएफ लगाइए, आप हमको सॉल्व करके दीजिए, एक कॉन्सेप्ट पे हिट किया। कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, कॉन्सेप्ट था कि फोकस और पोल के बीच में रखे जाने पर आवर्धित प्रतिबिंब बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। सीधे भी ऐसा पूछ सकते थे कि एक अभिसारी लेंस से, अभिसारी दर्पण से कहां वस्तु रखूं कि उसकी आवर्धित प्रतिबिंब बने, ऐसा कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, पैटर्न समझना जरूरी है। आपको आता सब कुछ है, सब कुछ आता भैया आपको, है ना, कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल सब कुछ आता है, बस और करना क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये हैबिट बन जाए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग सीधे पेपर वाले दिन देखेगा, क्वेश्चन पेपर में, तो उस दिन तो हवाइयां उड़ जाएंगी भैया, जो आता होगा ना वो भी भूल जाओगे। इसलिए क्या करना है आपको अभी से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, इतनी प्रैक्टिस कि भैया जो क्वेश्चन पेपर में दिखे तो ऐसा महसूस हो कि ये तो हमने किया हुआ है। और जब ऐसा महसूस होता है ना, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बड़े आराम से लिख रहे होते हैं, इत्मीनान से लिख रहे होते हैं, हैंड राइटिंग छोटी नहीं होती, खराब नहीं होती। एक और मजेदार बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जब आंसर लिख रहे होते हैं ना, और जैसे ही आपकी कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ गड़बड़ होना शुरू होता है, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आंसर लग रहा है यार गलत हो सकता है, तो क्या होता है पता है, हैंड राइटिंग सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं ABCD ऐसा, तो जैसे कुछ गलती होने की संभावना होती है ना, ये तुरंत ही ऐसा बन जाता है, ये ऐसा ऐसा, ये क्या हो रहा है, हैंड राइटिंग तुरंत छोटी होती है, महसूस कीजिएगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, हैंड राइटिंग छोटी हो जाएगी। और सिर्फ हैंड राइटिंग छोटी नहीं होगी, यहां पे फिर इसका काटेंगे, फिर लिखेंगे ED ऐसा कुछ लिख रहे होंगे, फिर क्या होगा, तो फिर थोड़ी देर बाद रिपीट कर रहे होंगे इसी को ABCD ऐसा। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, सामने वाला समझ लेता है। पूरी कॉपी में ये आप देखो ना, ये अभी आपको बोर्ड पे कैसा दिख रहा है, ये वाला हाईलाइटेड होता है वो नहीं दिख रहा क्या,
एक बच्चे ने ऐसा लिखा है बकायदा ABCDEFGH ऐसा, और एक ने क्या किया है काटा पिटी, तो तुरंत ही समझ में आता भैया ये कॉन्फिडेंटली लिखा गया और यहां पर आगे चल के यहां पर कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि झोल नहीं होता तो ये भैया आप काटा पिटी नहीं करते, और अगर आपने काटा पिटी करी है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एग्जामिनर यही वाली लाइन जाकर के पढ़ता है भाई, और शक सही निकला कि यहां पर कुछ गड़बड़ थी, वो और क्या देखता देखता भैया वर्ड रिपीट होने लग गए, शब्द अगर रिपीट हो रहे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बच्चे का कॉन्फिडेंस यहां पे लो हो रहा है, गलती करेगा, 2 लाइन 1 लाइन आगे पीछे पढ़ता है और उसको उसकी गलती मिल जाती है, पूरी कॉपी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो आपको इजीली बताता है कि यहां पर गलती है, यहां पर तुरंत ही गोला मारेंगे और नंबर कम कर देंगे। तो ध्यान रखिए सब कुछ कॉन्फिडेंस का खेल है, मतलब अगर जो कुछ भी आपको लिखना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लिखिए, काटा पीटी कम कीजिए, हैंडराइटिंग छोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में फुल लेंथ लिखते चलिए। आइए आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन सी ही चल रहा है, अभी भी 3 नंबर का ही ये भी क्वेश्चन है। यहां पे कह रहे हैं प्रयोगशाला में देवाश्री द्वारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक आवर्धक लेंस का उपयोग किया जा रहा है, उसकी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है चलेगा। लेंस का उपयोग करके प्राप्त आवर्धन क्या, सबसे पहले तो पूछ रहा है कि उसने कितना आवर्धन प्राप्त किया, ठीक है। अच्छा ये कौन सा अगर उसने लैब में यूज किया एक आवर्धक लेंस तो कौन सी स्थिति होगी, कौन सा लेंस होगा, तो भैया ये जो लेंस होगा ये देखिए उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस की कौन सी कंडीशन होगी, 6th कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई, 6th कंडीशन। 6th कंडीशन क्या होती है, तो ये होता है अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये इसका फोकस और ये क्या है उसका ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रकाशिकीय केंद्र के बीच रख दिया जाए, तो यहां पर भी वही काम होना है भाई जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। ये लाइट बीम आगे की तरफ और ये यहां से चली गई, ये इसका फोकस दूरी हो गया, तो हमको यहां पर इसकी प्रतिबिंब देखने को मिलती है, और कैसी प्रतिबिंब देखने को मिलती है, आवर्धित। ये लाइट बीम तो ऐसे आगे निकल गई, ये यहां से गई, ये यहां से आगे निकल गई, लेकिन मेरे को यहां पर इसकी जो प्रतिबिंब देखने को मिलती है वो ये मिलेगी। जब मैंने इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाया तो मैं पाऊंगा कि यहां कहीं पर इसकी प्रतिबिंब बन रही है। तो ये प्रतिबिंब कैसी दिख रही है आपको, आवर्धित दिख रही है, मतलब जो प्रयोगशाला में किसी, अब कह रहे प्रयोगशाला में वो देख, तो भाई प्रयोगशाला में जो कुछ भी देखना होगा, या मान लीजिए कुछ बोतल पे लिखा उसको पढ़ना, तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए मतलब आवर्धित और सीधा दिखना चाहिए, नहीं 6वां केस ही हो सकता है। आगे बात करता हूं मैं, इसका आवर्धन कितना है, तो आवर्धन के लिए देखिए भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। यहां पर दिया गया है आपको न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है LDDV कहता हूं मैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, L से भी इसको डिनोट करते हैं, और कई जगहों पर आपको ये क्या हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, तो ये अल्टीमेटली V है, कितना है भैया V, -25 सेंटीमीटर, उसको कहां दिखता है, -25 सेंटीमीटर पर सुस्पष्ट दिखता है। और लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो F की वैल्यू कैसी होगी भाई, 5 सेंटीमीटर, F की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। ये कौन सा लेंस है भाई, तो ये एक उत्तल लेंस है, मतलब फोकस पॉजिटिव होगा, ठीक है। आवर्धन निकालना है, तो भैया आवर्धन के लिए तो मुझे फॉर्मूला पता है, M इक्वल्स टू जो होता है वो होता है V/U, तो M इक्वल्स टू अगर V/U लिखना है आपको, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं 1/F से 1/U तो निकाल के लाऊं, चलिए 1/F इक्वल्स टू, यहां से लिखता हूं, चूंकि लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से भाई, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र कहता है 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए यहां पर U, क्या चाहिए, U। U कैसे निकलेगा, तो 1/U को इधर करेंगे तो 1/V माइनस 1/F। 1/V का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है -25, कितना दिया है, -25। अच्छा, माइनस 1/F का मान कितना है, +5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 25 अगर एलसीएम हो गया तो ये -1 प्लस 5 से अगर इसको आप कैंसिल करते हैं, है ना, तो 5 × 5 = 25, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1/U इज इक्वल्स टू 5
अच्छा एक चीज यहां पर माइनस, और ये भी माइनस है यार, ये माइनस ही है ना, तो माइनस ही रह जाएगा ना, साइन थोड़ी बदल देंगे, माइनस। तो कितना हो गया, u का मान कितना हो गया भाई, तो माइनस ऑफ 6/25। u कितना आ गया, तो u आ गया -25/6। ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। क्यों भाई, क्योंकि अब मुझे पता है आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के लिए आपको याद कराया मैंने ऐसा भाई, मियो m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, मियो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब क्या, v, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, u, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी, मियो। तो देखिए आवर्धन m इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो v अपॉन u। और आगे कर देता इसको, तो m इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू -25 अपॉन u की वैल्यू कितनी आई, तो आई -25/6। काट दीजिए इसको, तो कितना आ गया भाई, ये आवर्धन कितना आ गया, 6। आवर्धन कैसा आया, 6, वो भी किसका, प्लस का 6। प्लस का 6 का मतलब क्या है, यहां पर m की जो वैल्यू आई है वो कैसी है, पॉजिटिव। m की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, तो ये प्रतिबिंब है आभासी। ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, तो ये प्रतिबिंब है सीधा। m की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब होता उल्टा। और कैसा होता, तो वास्तविक। ये आभासी और प्रतिबिंब कैसा है, और है कैसी, तो 6 गुनी बड़ी है करीब, मैग्निफिकेशन 6 है ना, तो इमेज कैसी बड़ी है, 6 गुनी बड़ी है, इमेज 6 गुनी बड़ी। तो लेंस का उपयोग करके आवर्धन क्या है, तो आवर्धन है भैया m इक्वल्स टू +6। ठीक है, ये लिखेंगे भैया पूरा इसी तरीके से आंसर जितना मैंने ये किया हुआ पूरा आंसर। अच्छा, बी में कह रहा वह अपनी आंखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक किताब रखती है और पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह नहीं पढ़ पा रही, इसका क्या कारण है, बी का आंसर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसने क्या रखा भैया, किताब, और उसको नहीं पढ़ पा रही है, इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल शॉर्टेड मतलब है कि भैया उसको जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया। मतलब इसको क्या है भाई, तो इसको है दूर दृष्टि दोष। क्या, इसको दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का तात्पर्य क्या होता है भाई, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है भाई दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में ये मान लीजिए हमारी आईज है, तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है भाई, हमारे ये रेटिना के पीछे दूर बनती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए उपाय है मेरे पास, मैंने यहां पे लगा दिया एक कन्वर्जिंग लेंस। कौन सी भाई, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या है, तो उत्तल लेंस का काम है कि जो भी लाइट भी मैं इसको पहले ही क्या करेगा, मर्ज करा देगा। मर्ज कराएगा तो इसकी इमेज जाकर के कहां बन जाएगी, अब रेटिना पे। तो ये जो पहले जो बनाई थी इसको एक काम करता हूं, इसको डॉट कर देता हूं। ये जो डॉटेड बना रहा हूं ये उसकी क्या थी, ये था डिफेक्ट, उसकी आंख में दिक्कत थी, दोष था, ये दोषपूर्ण आइज थी। और ये अभी जो बना है ब्लैक से जो दिख रहा है ये इसको रेक्टिफाई हो गया, मतलब उसको दूरदृष्टि दोष था, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रही थी। क्या था, दूरदृष्टि दोष था, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रही थी। ठीक है, 30th समझ में आया, 30वें क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ता हूं मैं जरा, तो इसी में एक और क्वेश्चन है बी। ठीक है ना, ए में 2 क्वेश्चन थे और बी अलग से। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि रवि ने अपने मित्र हरि की आंखों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पुस्तक रखी है, हरि किताब में लिखा वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे, इसका कारण बताए, क्या कारण है भाई, तो इसका कारण है सी, दूरदृष्टि दोष से उसको यही प्रॉब्लम है, इस कारण से वो नहीं बता पा रहे। ये हटा दे, तो उसको क्या है, दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष के कारण वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर मिल गया आपको। ठीक है, दोनों का आंसर आपको क्या दिख रहा है भाई, दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 30th के बाद 31st पे। यहां पर खंड सी ही चल रहा है अभी भी ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने फिर से आ गए। क्या है भाई, तो एक छात्र एक ड्राइंग बोर्ड पर कागज की एक सफेद सीट लगाता है। एक छात्र है अपने ड्राइंग बोर्ड पे क्या लगा रहा है भाई, कागज की एक सफेद सीट। वह केंद्र में एक क्षण चुंबक रखता है और क्षण चुंबक के चारों ओर समान रूप से कुछ लोहे के बुरादे छिड़कता है, फिर धीरे से टैप करता है और देखता है कि लोहे का बुरादा एक निश्चित पैटर्न में खुद को व्यवस्थित कर लिया। क्या हो गया भाई, ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है
और यहां पर हमें लेना है क्या भाई, हमें यहां पर लेना है एक बार चुंबक। ये हमने एक बार चुंबक ले लिया, ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और इसमें एक काम करेंगे, ये ड्राइंग बोर्ड को मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूं, ऐसे आड़े में ले लेता हूं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पे क्या कहते हैं भाई, ऐसे पिंस लगा करके और अपने पेज को चिपका देते हैं। यहां बीच में एक चुंबक रख लिया और यहां पर लोहे के छोटे 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 से बुरादे, मतलब छोटे छोटे से ऐसे बुरादे यहां पर क्या कर दिए, बिखेर दिए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से बुरादे, लेकिन ये रैंडमली कहीं पर भी बिखरे पड़े। अब क्या करा, धीरे से वो टैप करता है, तो ये खुद को व्यवस्थित करने लगते हैं। ये जितने भी हैं ये सबके सब खुद को क्या करने लगते हैं भाई, व्यवस्थित। अब ये खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों व्यवस्थित करेंगे ये खुद को, तो खुद को व्यवस्थित करने का एक कारण है इनके पास कि जब कभी भी चुंबक को रखा जाता है, जब भी कोई बार चुंबक, कोई दंड चुंबक को रखा जाता है, तो दंड चुंबक जब भी रखते हैं तो दंड चुंबक का एक गुण होता है कि भैया ये हमेशा साउथ और ये नॉर्थ, यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है। अंदर की तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ होती है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ये फिक्स है। अब क्या होगा भाई, अगर यहां पर लोहे के छोटे छोटे बुरादे होंगे, कण होगा, तो वो कण भी क्या होगा, आकर्षित होगा। किससे आकर्षित होगा, तो आकर्षित होगा इन चुंबकीय बल रेखाओं से, क्योंकि यहीं पर क्या है भैया, इनकी बल रेखाएं स्थित हैं। तो ये बल रेखाओं से क्या हो रहा है, ये हो रहा है भैया हमारा क्या, अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। कुल मिलाकर के मैं इतना सा बात कहना चाह रहा हूं कि ये चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ये जो लोहे का बुरादा है वो अपने आप को एक व्यवस्थित पैटर्न में अरेंज कर रहा है। मतलब क्या हो गया, हमारे एक आंसर हो गया, लोहे का बुरादा अपने आप को एक विशेष पैटर्न में क्यों व्यवस्थित कर रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। क्या होता है भाई, लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। इसलिए अब कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये किस भौतिक राशि को निर्देशित कर रहा है ना, किस भौतिक राशि को निर्देशित कर रहा है। तो बी क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि भैया ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इसी को बल रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निर्देशित कर रहा है। सी क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताइए। तो सी का आंसर लिखता हूं मैं, कोई दो गुण बताना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। तो पहला गुण तो ये है, पहला गुण क्या है भाई इसका, कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव, ठीक है, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। मतलब ये हमेशा ही एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, कभी काटती नहीं है। ये दो रेखाएं, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये चुंबक बना है तो यहां से ये गई और ये वाली लाइन ऐसा जाकर के कुछ काट देगी। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी भी काटती नहीं। दूसरा कारण और है, अच्छा सी का ही आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट हो गया और सी का ही सेकंड। तो ये हमेशा बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र का मतलब क्या होता है भाई, मैं यहां से अलग से बनाता हूं, ये साउथ और ये नॉर्थ, यहां से फील्ड लाइन निकली तो बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये कैसा होता है, एक बंद वक्र बनाती है। रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। कैसा होता है भाई, सदैव ये बंद वक्र बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, मिल गया इसका आंसर।
चलिए, तो इसके आंसर मिल गए 3 नंबर के थे, एक एक नंबर के अकॉर्डिंगली डायग्राम भी बनाएंगे, आंसर भी लिखेंगे और इसको पूरा सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। ये सेंटेंस लिखते हुए इसका आंसर आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसी में है मेरे पास एक और, मतलब अथवा में भी है यहां पे, जहां पर बात कर रहे हैं क्या, तो यह कह रहे हैं एक कंपास सुई को विद्युत धारा ले जाने वाले तार के पास में रखा जाता है। निम्नलिखित मामलों के लिए अपनी टिप्पणी का उल्लेख करें और प्रत्येक मामले में उनके कारण बताएं। क्या क्या किया गया, तो देखिए ऐसा बनाता हूं मैं, ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड पर से इस तरीके से एक तार है जिसको आर पार ले जाया गया है। इसको मैं बैटरी से जोड़ देता हूं और यहां पर क्या काम करेंगे, ये बैटरी से जुड़ गया, एक स्विच भी लगाता हूं, ये जुड़ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर क्या लगा दे भाई, तो एक स्विच लगा दिया, ठीक है, एक क्या लगा दिया, स्विच, और यहां पर एक कंपास सुई रख दी। कंपास सुई का मतलब क्या होता है भाई, निडल मैग्नेट, ऐसा, जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल को बता सकता है। ऐसा एक मैग्नेट होता है इस तरीके से, वो साउथ और नॉर्थ पोल को बताता है। यह बिल्कुल फ्री होता है, एक कांच के डब्बे में इसको पैक किया रहता है। तो जब कभी ऐसी अरेंजमेंट हमने करके दी तो क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन के तार में विद्युत धारा का परिणाम अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा। अगर इस तार में, इसमें इस स्विच को क्लोज किया और यहां से विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ा दिया तो क्या होगा इसमें, तो एक आंसर देखिए, चुंबकीय सुई है ना, जिसको कह रहे कंपास सुई, अल्टीमेटली क्या है, चुंबकीय सुई, आप कंपास सुई भी लिख सकते हैं। चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित होगी, क्या होगी भाई, चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित होगी, जो इसका विक्षेपण है वो ज्यादा होगा। जैसे हमको पता है ना कि ये स्विच जैसे ही बंद करते हैं, स्विच को जिस तरीके से हम क्लोज करते हैं ये विक्षेपित हो जाती, मतलब क्या हुआ, तो ये जो विद्युत धारावाही है इसके भी चारों तरफ यहां पे क्या बनने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरा चुंबक रखेंगे तो इस चुंबक को क्या करेगी भाई, तो दो चुंबकीय क्षेत्र एक जगह आएगा तो पहला चुंबक उसके जरिए क्या हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, संतुलित करेगा, इसलिए विक्षेपित हो जाता है। ठीक, बी का आंसर। कंपास सुई तार से दूर विस्थापित हो जाती है, कंपास सुई को दूर ले जाएंगे, कंपास सुई या चुंबकीय सुई कह लूंगा को तार से दूर ले जाने पर विक्षेपण का मान घटता है। क्या हो जाएगा, विक्षेपण का मान घटता है, क्योंकि देखिए इस तार से जितना दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि तार से दूर होने पर, तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगती है। जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं ना, अस्पर्शी बल की, अस्पर्शी बल मतलब बिना स्पर्श किए लगाया जा रहा हो, तो हमेशा अस्पर्शी बल दूरी बढ़ाने के साथ साथ उसके बल का मान घटता है, इसलिए उसका विक्षेपण घटता जाएगा। और जबकि चुंबकीय सुई में मतलब ज्यादा करंट पास करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई, क्योंकि धारा के मान के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होगा मतलब ज्यादा विक्षेपित होगा। चलेगा, चलिए यहां तक अगर बातें क्लियर है, ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड डिस्कस करते हैं हम जरा अपने सेक्शन डी की। डी सेक्शन मतलब ये क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए बढ़िया एकदम एक आपको घर दे दिया और इस घर में भैया ये कमरे हैं, है ना, इन कमरों में क्या किया है, तो यहां पर एक सर्किट बॉक्स है, यहां से अलग अलग कमरों में कनेक्शंस लगाए गए हैं
और कनेक्शंस भी आप जाकर के देख सकते हैं कि भाई ये सभी कमरों में किस तरीके के कनेक्शन दिए गए, ठीक है ना। ये दिख रहा है एक तार यहां से ये चल करके आया और ये जाकर के ये तीसरे नंबर रूम में चला गया, यहां से ये गया, फिर यहां पे एक इधर से स्विच कनेक्टेड है, मतलब कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भैया आपको एक घर के अंदर जो सर्किटरी, जो आपके घर में वायरिंग्स की गई होंगी, वो वायरिंग्स का ये अल्टीमेटिक डायग्राम है। सवाल क्या है जरा देखिए, ऊपर दिया मतलब साइड में दिया है ना। चित्र घरेलू परिपथ का एक योजनाबद्ध आरेख है। उपरोक्त आरेख में दिखाए गए घर में 5 प्रयोग करने के योग्य स्थान, मतलब 5 ऐसे कमरे हैं, कह लीजिए 1 2 3 4 5 कमरे हैं यहां पर जहां विद्युत कनेक्शन बनाए जाते हैं। इस घर के लिए मेन 220 वोल्टेज है। मेन से आने वाली शुद्ध धारा 22 एम्पियर की है। यहां से 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, तो करंट जो आ रहा है वो आ रही है हमारी 22 एम्पियर, ठीक। घर में मेन से सभी जगहों का कनेक्शन का तरीका क्या है, तो देखिए 2 कनेक्शन के तरीके होते हैं। एक होता है एक के पीछे एक ऐसा, इसको कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन, इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और एक जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है भाई, इसको कहते हैं पैरेलल, समानांतर। पैरेलल और सीरीज में अंतर क्या है, तो भैया यहां पर अगर देखेंगे तो सभी कुछ यही एक पॉइंट से प्रारंभ हो रहा है और इसमें एक ही लाइन है जिसमें सब जुड़े। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम आपको लग रहा है, तो आपको यहां दिख रहा है ना, यहां पे एक ही जगह से, इस एक ही जगह से ये भी निकला, 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 ये देखिए कितने कनेक्शंस निकले। मतलब ये सभी एक ही बिंदु से निकल रहे हैं ना, यानी ये सब कैसे होंगे, पैरेलल में। सभी कैसे होंगे, पैरेलल में, समांतर श्रेणी में, सॉरी समांतर क्रम में। तो इनका तरीका कौन सा भाई, समांतर क्रम। और एक और बात ध्यान रखेंगे, समांतर क्रम में क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता। समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो सब पे समान होता है। यहां पर 220 वोल्ट का जो विभवांतर है, ये 220 वोल्ट का विभवांतर सबके अलोंग होगा, पहले रूम, दूसरे रूम, तीसरे रूम, सभी रूम्स के अलोंग 220 वोल्ट ही होगा। मतलब किसी भी रूम में करंट की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की कमी नहीं है। इसलिए इसको किस में रखते हैं, हमेशा समांतर में रखते हैं। किसमें, समांतर क्रम में। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है, स्पेस 5 और 4 का प्रतिरोध समान है और स्पेस 3 और 2 का प्रतिरोध क्रमशः 20 और 30 ओम है, ठीक है। एक और इसमें पार्ट है भाई, तथा स्पेस 1 का प्रतिरोध 4 का दुगना है। कैसा है, 4 का दुगना है, तब जाकर के क्वेश्चन कंप्लीट होगा, है ना। अदरवाइज इनकम्प्लीट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जो अपने सैंपल पेपर में है वो इसी तरीके से है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट करना है हमें। तो आइए देखिए, यहां पर हमसे मांगा जा रहा है कि स्पेस 5 4 का प्रतिरोध समान है, स्पेस 3 और 2 का प्रतिरोध क्रमशः 20 और 30 ओम है, तथा स्पेस 1 का प्रतिरोध 4 का दोगुना है, ठीक है। तो हमसे डिस्कस करनी है यहां पर कि भैया करंट कितना पास हो रहा होगा, या फिर मेरे से यह पूछा जा रहा प्रतिरोध का अल्टीमेटली मान है कितना, एक प्रतिरोध का यहां पर कितना मान। तो कुछ रिलेशंस दी गई हैं, यहां पर मुझे प्रतिरोध का मान निकालना है। तो प्रतिरोध का मान निकालने का तरीका है भाई अपने पास, सिंपली क्या कर सकते हैं, तो प्रतिरोध का मान देखिए कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो लिखता हूं मैं। यहां पर R1 गिवन है, नहीं गिवन है, R4 गिवन है, R5 के बराबर ये गिवन है, R2 गिवन है और R3 गिवन है, ऐसा ही है ना। R2 कितना है भाई, 20, R3 कितना है, सॉरी 3 जो है वो है 20 और 2 जो है वो है 30। 3 है 20 और 2 है कितना भाई, 30। ये मान लेता हूं R है और ये भी मान लेता हूं कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R। उसका दुगना बोला था ना, चौथे का दोगुना मतलब कितना, ट्वाइस ऑफ R। और कुछ गिवन है, तो V गिवन है 220 वोल्ट और I गिवन है यहां पे 22 एम्पियर। तो देखिए ना, कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, कुल प्रतिरोध पहले निकाल देता हूं। कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमको पता है ओम के नियम से होता है क्या, तो ओम के नियम से
V इक्वल्स टू होता भैया आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। V का मान कितना दिख रहा है आपको 220 वोल्ट, I का मान कितना 22 एम्पियर, मतलब कितना आ गया 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम, यानी कुल प्रतिरोध कितना गिवन हो गया भैया 10 ओम। चलिए एक डेटा तो मेरे को मिल गया, अब बहुत आसान हो जाएगा, अब बाकी सबको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं अब लिखूंगा किसके लिए, तो मैं लिखता हूं ये सब कुछ किस में कनेक्टेड है भाई, पांचों की बात करी थी मैंने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये ले लो पांचवा। ये सबके सब कनेक्टेड कैसे हैं भाई, तो सबके सब कनेक्टेड है 220 वोल्ट से, और करंट चल रही है 22 एम्पियर की, और ये R1 है और ये मेरा R5 है, बाकी समझ लीजिए ये R2 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R4 है। अब इनके लिए पैरेलल कनेक्शन में, जब पैरेलल समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 बराबर होता है 1/R इक्विवेलेंट, तुल्यकारी प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। इन पांचों को हटा के एक प्रतिरोध लगाना होगा तो कितना लगाऊंगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अगर इसकी जगह पे लगाना है तो चलिए लगाइए सबको, तो 1/R1 मतलब कितना 2R, 1/R2 का मतलब कितना 30, 1/R4 का मतलब कितना, R4 का मतलब कितना भाई R, अच्छा R3 भी तो है, R3 कितना 20, R3 कितना 20, R4 कितना R, और R5 भी कितना R। 1/R इक्विवेलेंट कितना है, यह है भैया R इक्विवेलेंट 10, 1/10। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इन दोनों के ही रख देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R, अगर चाहें तो मैं सीधे भी लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ R, चलो ठीक है रहने दो, नहीं करता, -1/30 -1/20, बिल्कुल आपके साथ साथ करता हूं मैं। ये दोनों उधर ले गए और R को एक साइड रखा, यहां पर क्या आ जाएगा लघुत्तम कितना ट्वाइस ऑफ R, 2R से 2R गया कितना बचा 1, R से R गया क्या बचा 2, प्लस R से R गया कितना बचेगा 2, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये लिख लेता हूं मैं 30 एलसीएम, ये कितना आएगा भाई, तो 10 तिया 30, 3 -1 माइनस, अच्छा ना 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 20 और 30 है, 30 दूनी 60 लेना पड़ेगा एलसीएम, है ना, 30 20 भी था तो 60 लेना पड़ेगा भाई। 10 से कितनी बार में 6 बार में, -3 से 2 बार में, और 20 से कितनी बार में, तो -3 बार में, 2 2 4 1 5, 5/2R, यहां पे 6 में से ये कितना हो गया 3 2 5, मतलब 1/60, तिर्यक गुणा करूंगा तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल टू 5 × 60, R बराबर क्या हो गया, तो 5 × 60 बटा में 2, 30, 5 तिया 15, मतलब 150 ओम, कितना है 150, निकल गया आंसर भाई। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हो गई मेरी 150 ओम, ठीक है, R की कितनी होगी 150 ओम, ठीक। चलिए तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मुझे मिल गया, यहां पर R का मान कितना मिल गया भाई, तो एक प्रतिरोध है कितने का 150 ओम का। 3 में जो तीसरा है उसमें धारा कैसी है, ठीक है ना, तीसरे में धारा कैसी है, तो भाई धारा I इक्वल्स टू क्या होता है भाई V/R, I इक्वल्स टू V/R, कैसे पता लगा, तो V इक्वल्स टू क्या होता है भैया IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R, ओम के नियम से। V कितना गिवन है यहां पे, तो V गिवन है भैया 220, क्योंकि देखिए पैरेलल में समानांतर में पोटेंशियल नहीं बटता, विभवांतर नहीं बटता। R कितना है, तो 3 का R देखिए, 3 का तीसरे का 3 का 20 है, तो डिवाइडेड बाय 20, ये कट गया, कितना बचा भाई
तो 11 एम्पियर। 2 से कितने बार में कट जाएगा? 11 एम्पियर। मतलब स्पेस 3 में करंट कितना जा रहा है? 11 एम्पियर की। अच्छा, घर में बिजली के उपकरणों को आकस्मिक उच्च धारा से बचाने के लिए मुख्य कनेक्शन और बाकी के बीच में क्या रखा जाना चाहिए? तो इनके बीच में भैया फ्यूज रखा जाना चाहिए। फ्यूज क्या होती है? सुरक्षा वायर। सुरक्षा वायर का काम क्या होता है? तो ये देखिए, ये आपका घर हो गया और ये आपके घर में कनेक्शन आ रहा है मेन लाइन से, इधर से कनेक्शन आ रहा है। तो यहां पे क्या करते हैं भैया, एक वायर इस तरीके से पतला सा बांध देते हैं। जैसे ही हाई करंट आएगा, ये क्या होगा? ये फ्यूज पिघल जाएगा। इसका गलनांक उचित गलनांक होता है। उचित गलनांक का मतलब एक करंट को सहन कर सकेगा, उसके बाद इसको क्या हो जाएगा भाई? पिघल जाएगा। पिघल गया तो घर में कनेक्शन भंग हो गया। अब घर में कोई कनेक्शन, मतलब घर में कोई भी करंट नहीं आ रहा है, मतलब क्या लगाना चाहिए? जो सुरक्षा उपकरण यहां पे लगाएंगे हम फ्यूज को, फ्यूज लगाएंगे और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घरों के अंदर के अप्लायंसेस को उच्च धारा से बचा सकते हैं। चलो, इसका भी आंसर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे ई सेगमेंट, 4 मार्क्स का है और इसमें क्या है भाई? तो ये हमारा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहां पे एक पैराग्राफ दिया है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो भाई ये कह रहा है कि उपरोक्त चित्र, मतलब साइड में रखा चित्र है ना, क्वेश्चन पेपर में उपरोक्त होगा। चलिए, चित्र एक विशेष स्लाइड प्रोजेक्टर के हैं। स्लाइड छोटी है, मजबूत फ्रेम में रखी गई पारदर्शिता आदर्श रूप से आवर्धन और प्रक्षेपण के अनुकूल होती है क्योंकि उसके पास बहुत उच्च रेजोल्यूशन और उच्च प्रतिबिंब गुणवत्ता की होती है। ये समझ पा रहे हैं क्या भाई? ये एक देखिए, एक इस तरीके का प्रोजेक्टर है और ये कैसा प्रोजेक्टर है? तो ये अभी जो आप प्रोजेक्टर्स देखते हैं डिजिटल वाला, वैसा नहीं है। क्या है? इसमें एक बहुत ही ज्यादा तेज लैंप लगा हुआ है और उस लैंप के सामने यहां से क्या कहते हैं? एक स्लाइड लेकर के इसमें क्या कर देंगे? ऐसा फंसा देंगे, मतलब एक नेगेटिव जैसा समझ लीजिए। ये रहा, ये जैसे यहां पे रखेंगे, पीछे से लाइट जलाएंगे तो ये स्क्रीन पे जाकर के बड़े रूप में दिखेगी। समझ गए? मतलब ये जैसे अभी प्रोजेक्टर, जो डिजिटल प्रोजेक्टर्स आपको दिखते हैं कि भैया स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया हमने और पीसी अपन ने रन किया तो वो दिखने लग गया, तो ऐसा नहीं है। ये कैसा भाई? यहां पर ये एक निकाला है, ये कार्ड, ये यहां पर ले जाके जब फंसाएंगे तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये कह रहे हैं एक ट्रे है जहां स्लाइड्स के एक विशेष अभिविन्यास में रखा जाना है ताकि दर्शक पारदर्शी स्लाइडों के बढ़े हुए स्तंभ चित्र, मतलब बड़ी हुई मैग्नीफाइड जो इमेज है वो देख सके। इसका मतलब है कि प्रोजेक्टर ट्रे में स्लाइड्स को उल्टा डालना होगा, यानी यहां पर स्लाइड्स उल्टा डालेंगे तो हमको सामने बड़ा दिखेगा। अब देखिए, श्रीमती अय्यर एक स्लाइड प्रोजेक्टर लाई, अपने विद्यार्थियों को उन कीड़ों के चित्र दिखाने के लिए जिनकी उन्होंने प्रयोगशाला में जांच की, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए लेकर के आई हैं, जो छोटे छोटे कीड़ों के बारे में जो उन्होंने जांच की थी उसको बताने के लिए। उसके स्लाइड प्रोजेक्टर ने 10 मीटर दूर स्क्रीन पर स्लाइड का 500 गुना बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब तैयार किया। बड़ा किया लेकिन उल्टा किया, तो मतलब ये रियल इमेजेस होंगी, वास्तविक। आभासी होती और बड़ी होती तो सीधी बनती, ठीक है ना। आइए जरा इसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया, अब इसके लिए क्वेश्चन, केस स्टडी बेस, ये रहा केस। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए अक्षर और आंकड़ों के आधार पर स्लाइड प्रोजेक्टर में किस प्रकार का लेंस होना चाहिए? कौन सा लेंस होगा भाई? तो इसमें होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, क्योंकि भैया बड़ा प्रतिबिंब बनाना। देखिए, अवतल लेंस से तो हमेशा ही कोई भी वस्तु यहां पर भी रखेंगे तो यह हमेशा ही कैसा प्रतिबिंब बनाता भाई? यह हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनाएगा वो बनाता है छोटा। ये देखिए, इतना छोटा सा प्रतिबिंब बना, तो अवतल हमेशा छोटा बनाता है। उत्तल के केस में है कि आवर्धित बना सकता है, आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी। ये एक कंडीशन ले लीजिए। ये केस में देखिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बना। ये कहां रख दिया भाई? ये हमने रख दिया, मान लीजिए ये सेंटर है और ये फोकस, मतलब ये 2F और ये F के बीच में रखा, तो ये बड़ी इमेजेस हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में रखा गया। और क्या रखा गया भाई? तो आंसर है इसका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही बड़ा कर सकता। अगला, यदि V प्रतिबिंब की दूरी के लिए और U वस्तु की दूरी के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है तो एक कारण सहित बताइए कि दिए गए मामलों में V/U किसका चिन्ह होगा? तो V/U की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो V/U यहां पर कैसा होगा भाई? तो V/U लेंस है, यह होगा हमारा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव चिन्ह होगा। तथा ये कैसा हो जाएगा प्रतिबिंब भाई? तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा और आवर्धित होगा।
और आवर्धित होगा, वास्तविक भी होगा और कैसा होगा, आवर्धित होगा। ठीक है, अगला, एक स्लाइड प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस, देखो ना ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही काम कर देते हैं कई बार, ये आंसर लिखा है और हम पढ़ के भी नहीं आते। देखिए बोला ना स्लाइड प्रोजेक्टर में उत्तर, और यहां देखिए ऊपर दिया गया है उत्तल लेंस, इसका आंसर होना था। ठीक है ना, चलिए, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, स्लाइड को लेंस से 21 सेंटीमीटर की दूरी मतलब उल्टा रखा जाता है, तो स्क्रीन को प्रोजेक्टर के लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए कि स्लाइड फोकस में रहे। कहने का मतलब समझिए, यहां पे आपको इस लेंस की फोकस दूरी दे दी 20 सेंटीमीटर। अभी मैं चिन्ह परिपाटी लगाऊंगा, साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, आपको इसके बाद दे दिया गया कि स्लाइड से लेंस की दूरी मतलब 21 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो स्क्रीन कहां रखे, तो स्क्रीन रखने का मतलब क्या कि इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, जहां प्रतिबिंब बनेगी वहीं तो स्क्रीन रखेंगे। यहां पर अगर चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो मुझे पता है कि ये लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो राइट साइड में होती है, ये F पॉजिटिव, U तो सदैव नेगेटिव, तो U नेगेटिव है, F पॉजिटिव है। मैं इसको सॉल्व करूं क्या, मैं इधर आता हूं, जरा सॉल्व करता हूं। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन है F इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, U इज इक्वल्स टू, सही लिख रहा हूं ना, हाँ, U इक्वल्स टू -21 सेंटीमीटर, और हमसे मांगा जा रहा भैया कि आप बता दो V क्या है। तो V के लिए जब मैं बात करता हूं तो मुझे पता है लेंस सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या पता भाई, लेंस के सूत्र से तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u होता है। अब अगर ये होता है तो यहां पे 1/v मुझे चाहिए, तो एक काम करूं क्या, 1/v को यही रखता हूं, 1/u को इधर ले आता हूं, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v चलेगा। 1/f मतलब कितना, 1/20, 1/u मतलब कितना, तो 1/-21 इज इक्वल टू 1/v। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/v को लेफ्ट में लिखता हूं, इन सभी को राइट में ले जाता हूं, कोई तो फर्क नहीं पड़ता ना, चलो लिख देता हूं, 1/20 माइनस 1/21, एलसीएम लेंगे 20 और 21, ठीक है ना, 20 और 21 का तो मैं तेरे को लेना पड़ेगा 420 यार, है ना, 420 है, 420 हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन में भी 420 ही की थी, है ना, ऊपर में क्वेश्चन पूछा तो नीचे आंसर दिया था, तो ये तो चीटिंग है भैया, 420 ही है, इसी को तो कहते हैं। खैर ठीक है, 20 को अगर करेंगे तो 21 बार में, और -21 से करेंगे तो ये 20 बार में 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू 1/420। v कहां बना भैया, 420, ठीक है। v कैसा बना, पॉजिटिव का, v कैसा भाई, v आपको दिख रहा है धनात्मक, पॉजिटिव, मतलब ये कैसी बनेगी, तो ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसी बनेगी भाई, तो ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है एवं उल्टा है तथा आवर्धित भी है, बड़ी भी है, आवर्धित है, ठीक है। तो मतलब यहां पे मुझे मिल गया कि कितना रखा जाना चाहिए कि फोकस में रहे, तो मतलब रखा कहां जाना चाहिए, तो ये रखा जाना चाहिए 420 पर, मतलब इसका आंसर हो गया 420 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो मुझे इसकी आवर्धित प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए हो गया भैया यहां सी तक, ठीक है। एक इसी में इसका और क्वेश्चन है, इसी में सी का ही एक और क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं, देन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो और क्वेश्चन है उसके लिए मैं बना देता हूं आपको डायग्राम। वहां पे कह रहे हैं कि स्केल रिक्वायर्ड नहीं है, बिना स्केल के आपको बनाना है, और कुछ वैल्यूज दी गई है, कुछ वैल्यूज किस तरीके से दी गई है, तो वहां पे कहा गया कि 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया है, कहां रखा है, ये 2f है और ये क्या है भाई, f, किस बेसिस पर, तो इसका बेसिस ये दिया गया है, ये है कि मतलब ये जो फोकस है 20, ठीक है, 20 इसका फोकस है, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो किस पे होगा, 40 पे, तो 20 और 40 के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये यहां पर इसकी बात करूंगा तो ये 20 है, ये है 40, इसके बीचों बीच रखा ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए इमेज कैसे बनेगी, तो इसके लिए इमेज बनाना बहुत आसान है भाई। देखिए एक लाइट बीम यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक जो लाइट बीम चलती है वो कैसे चलती है, हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, ये हमारी जो है मुख्य अक्ष, इसके समानांतर, और दूसरी जो लाइट बीम चलती है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है,
ये चली गई, यहां से जो लाइट बीम जाती है फोकस से होती हुई गुजरती है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन बनेगा तो ये बन जाएगी मेरी इमेज, ये क्या होगी, ये मेरी फोकस है ना। तो देखिए इंफिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, ठीक है, इंफिनिटी पे होता है तो कहां बनता है, फोकस पे, और इसके बाद इंफिनिटी और 2f के बीच में होता है तो कहां बनता है भाई, तो इंफिनिटी और 2f के बीच में होता है तो बनता है वो f और 2f के बीच में, 2f पे होता है तो 2f पे, और अभी ये 2f और f के बीच में तो कहां बनेगा भाई, तो यहां f है और यहां कहीं पे 2f, ये बनेगा मेरा बियॉन्ड, कहां बन गया, ये रेड से बनाता, ये बन गया इसकी प्रतिबिंब, ये मेरा ए बी था तो ये यहां पर क्या बन गया, ए डैश बी डैश, ये हो गई हमारी सी का, ये कौन है भाई, और में एक क्वेश्चन है उसका ये आंसर, ठीक है ना। स्केल नॉट रिक्वायर्ड का मतलब देखिए 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है तो कॉपी में कहां से बनाइएगा, नहीं बना सकते, तो मतलब सिंपली इतना सा आपको वहां पे ड्रॉ करना है। चलिए तो इस तरीके से भाई जो सैंपल पेपर हमारे बोर्ड ने हमारे लिए असाइन किए थे देखने के लिए कि भैया ये देख लीजिए, इसी तरीके से हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको यहां पर देखने को मिल चुका है। अच्छा, ये पूरे पेपर को सॉल्व करते समय आपको क्या समझ में आया भाई, क्या इसमें इंपॉर्टेंट लगी आपको, तो आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कहीं पर भी डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया कि भाई इसकी डेफिनेशन लिख दो, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझा दो, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन 6th केस में कैसे होती वो बता, ऐसा कुछ नहीं कहा। हर जगह आपको एक कॉन्सेप्ट्स को चेक किया गया। कुल मिला के कहो तो आंसर इन्होंने दिए थे, भी हमसे तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे वो लेंस वाला जो प्रिज्म वाला देख रहे थे उसमें पूरा दे दिया कि व्हाइट लाइट गई येलो और ब्लू में बट गई, अब बताओ ये कौन सी फिनोमिना थी, तो क्या डिस्पर्जन, मतलब सब कुछ इन्होंने दे दिया था। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, हमको सिर्फ और सिर्फ भैया उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना था, सब कॉन्सेप्ट बेसिस। इसलिए जो हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स है उसको जरूर देखिए अगर अच्छे नंबर करने हैं तो। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और, जो हमारे वीडियोस में बने हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करके जाइए आप। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते हैं तो आप पाएंगे कि ये उसी के आसपास के सभी क्वेश्चंस थे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रैक होते हैं वहां से। चलिए तो भैया इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन से ये कॉन्सेप्ट वीडियोस, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर एग्जाम्पलर्स, ये सब पढ़ने के लिए क्या करते हैं, कैसे जाते हैं भाई, तो आप जिस भी गैजेट से पढ़ाई करते हो, अपने लैपटॉप से कर रहे हो, आईफोन से कर रहे हो, आईपैड से कर रहे हो, मोबाइल फोन से कर रहे हो, टैबलेट से कर रहे हो, जिससे कर रहे हो भाई, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स हमारी वेबसाइट यूट्यूब से भी और वेबसाइट से भी दोनों जगहों से देख सकते हैं, या फिर हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब तो है ही वीडियोस देखने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पे हम हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या लेके आता है, तो सीबीएसई मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, एनसीईआरटी बेसिस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट कोर्स की रेंज है। साथ ही अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी करें, ये सब कुछ भी हम करवाते हैं भाई। एंड यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एक्सक्लूसिव क्लासेस आती है यहां पर। साथ ही अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं वो भी चलेगा, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीए, आईआईबी, जेएआईआईबी, इन सभी चीजों की प्रिपरेशन होती है यहां पर हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ बाय नाउ का, कुछ कूपन कोड, ऐसा कुछ भी नहीं आता भाई, सिर्फ यहां पर आता है वॉच 100% फ्री। तो भैया फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि बोर्ड ने जारी कर दिया है सब कुछ, अब पेपर तो देना ही पड़ेगा ना, देना पड़ेगा तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो उनको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।